साथ है तैयार हेमांग जानी साहब, मेहुल कोठारी साहब, वब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमांग सर, शुरुआत आप करें, बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी, इसके बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। जी सर, जरूर जरूर सर बताएं। अभी अभी जैसे गुजरात में मैं था सैटरडे को, और ये वाइब्रेंट गुजरात का समिट हाँ चालू हो रहा है 2 दिन का। जी। तो मैं समझता हूँ कि वहां से अगर आप एक प्रोग्राम करेंगे बहुत बढ़िया हो जाएगा। वहां पे वेदर भी बहुत अच्छा है। अरे दूसरा, आप कंपनी से मुलाकात कर पाएंगे। और तीसरा, वहां पे ये वीकेंड पे जो काइट फ्लाइंग है उसका भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ओके। तो उसमें भी इट वुड बी गुड, बहुत मजा आएगा। वेदर का भी मजा है, काइट फ्लाइंग का भी मजा है, और आई थिंक वहां पे जो माहौल बनता है वाइब्रेंट गुजरात का, वो एक यूनिक होता है। गजब, तो ये बहुत बढ़िया सुझाव है सर, धन्यवाद। और बिल्कुल इसकी प्लानिंग हम करते हैं, वैसे हर साल वाइब एक्शन होता है। हमारी कवरेज तो होती है, हमारी रिपोर्टिंग टीम तो होती है, लेकिन अब हेमांग सर ने बोला है तो आइडिया सीरियसली हमें जाके भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसकी तैयारी करते हैं, बताएं सर। मेरी पहली लॉन्ग टर्म पिक है वो श्रीराम। प्राइस 131 है, प्राइस टारगेट रहेगा 155। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ये साल का। और ये साउथ बेस्ड अफोर्डेबल और मिड साइज सेगमेंट में फोकस करती है कंपनी। काफी अच्छा ग्रोथ था, जो सेल्स की बुकिंग है उसमें 40% का ग्रोथ देखा था। और जो गाइडेंस और प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है काफी बढ़िया दिख रही है। और हमें लगता है कि ये जो रेंट सेट की वो बरकरार रहेगी। जो मिड कैप के तौर पे श्रीराम प्रॉपर्टीज में लॉन्ग टर्म चाहिए, प्राइस टारगेट 155। ओके, ये है श्रीराम प्रॉपर्टीज। बड़े दिनों बाद रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, और यहाँ पर 155 तक के बड़े बड़े और अच्छे टारगेट आ रहे हैं मांग सर की तरफ से खरीदारी करने के लिए। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बताएं सर आपकी पसंद का लॉन्ग टर्म शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो भी अडानी ग्रुप से। कल हमने पिक फॉर द वीक अडानी पोर्ट दिया था। आज जो लॉन्ग टर्म पिक है वो है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। 1165 के पास ये ट्रेड कर रहा है। 980 का स्टॉप लॉस लगाना है हमें। टारगेट रहेगा 1520 रुपए का। अनिल जी, एक समय था जब ये स्टॉक 4000 के आसपास ट्रेड करता था, एंड ये अकेला ऐसा स्टॉक है ग्रुप में जिसमें मेजर रिकवरी अब तक। ये इससे पहले जो स्टॉक चला था वो अडानी ग्रीन्स, वो भी हमने एक बार रेकमेंड किया था, बट ये काउंटर अब तक चला नहीं है। उसी की तैयारी होती दिख रही है। ब्रेकआउट आया है, स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। 200 दिन के मूविंग एवरेज को इसने रिक्लेम कर दिया है। ट्रेंड रिवर्सल भी कंफर्म हो गया। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काउंटर बहुत ही अच्छा रिटर्न सकता है। तो खरीदारी की सलाह अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये है आपके लिए खरीदारी की राय। 1520 तक के टारगेट लॉन्ग टर्म पिक आती हुई दिख रही है। आइए कुणाल शाह साहब के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। कुणाल शाह साहब बताएं सर। दिपांशु, जो स्टॉक मुझे अच्छा लगा है वो एफएनओ काउंटर में से है। स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। स्टॉक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे हायर फॉर्मेशंस इंटैक्ट है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इस के भी 1283 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से भी आप उसको बाय कर सकते हो। जो बेस बन गया है स्टॉक का डाउनसाइड पे वो है 1240 का, जो उसका स्टॉप लॉस है। अपसाइड पे जो मैं फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 1325 का, और सेकंड टारगेट है 1340 का। तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, जहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख रहा है। ऑटो एंसिलरीज रिसेंटली मोमेंटम में भी आई है। मदरसन कल मूव कर रहा था, आज भारत फोर्ज में भी आपको एक्शन दिख रहा है। इनफैक्ट मदरसन आज भी मूव कर रहा है। ये भी भारत फोर्ज की बात निकली तो मदरसन भी रेडार पर आ गया, 2.5% ऊपर आज वन बाय वन सारा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक जिसके एक्शन की आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो आता हुआ जमकर दिख भी रहा है, उसी पर करते हैं फोकस, और वो है जीएमडीसी। जीएमडीसी में भरपूर एक्शन है, और अरमान हमारे साथ तैयार है बताने के लिए जीएमडीसी में एक्शन क्यों है। अरमान बताएं। जी सर, इनका अगर आप देखें कल सर्कुलर एक आता हुआ दिखा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप 2 MTPA से लिग्नाइट क्षमता विस्तार के लिए इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। अब उसी के साथ साथ अगर आप देखें इनकी जो जहाँ पर सुर्खी में जहाँ पर इनको ये आपको
अप्रूवल आता, उनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। वहाँ पे क्षमता 3 MTPA से 5 MTPA हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग ये है कि क्योंकि कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में कहा था कि कंपनी क्षमता विस्तार पर एग्रेसिवली फोकस कर रही है और इस क्षमता विस्तार, टोटल क्षमता विस्तार पर लगभग 3000 करोड़ का निवेश करने वाली है। उसी के साथ साथ अब जो क्षमता है वो 8 TPA से बढ़कर 10 MTPA हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर आप रिलीज पढ़ेंगे तो प्रेस रिलीज में कई सारे लाइंस और शब्द ऐसे यूज किए गए हैं जिससे वो बताता है कि मैनेजमेंट कंपनी पर कितना बुलिश है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ये कह रही है कि कंपनी यहां से बड़ी ग्रोथ के लिए तैयार है। यह अप्रूवल कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ी हुई लिग्नाइट की क्षमता कंपनी के लिए एक सब्सटेंशियल आय की ग्रोथ की उम्मीद करती है और कंपनी के लिए ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन जो है वो रीच होता हुआ दिखा है। और आपको मैं बता दूं, कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था कि 4 या 5 साल में कंपनी अपनी नेटवर्थ को 5000 करोड़ से 4 गुना होने का अनुमान लगा रही है और उस लगा रही है। और अगर आप देखें तो ये अपडेट आता हुआ दिखा है, इसलिए कंपनी इसको बोल रही है कि एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगले 4 से 5 सालों में 5000 से नेटवर्क 4 से 5 गुना होने का अनुमान है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा एक्शन हो सकता है। तो GMDC ये स्टॉक जबरदस्त सुर्खियों में है, आज भी अच्छी खबरों के दम पर तेज दौड़ लगाता हुआ आप। और स्टॉक ऑफ द ईयर तो है ही है, वहाँ पे भी एक्शन बना हुआ है इसके लिए। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। हेमांग सर से जानते हैं उनकी पोजिशनल पिक श्रीराम प्रॉपर्टीज उन्होंने पसंद किया लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हेमांग सर बताएं पोजिशनल पिक आपकी। जी, मेरी पोजिशनल पिक रहेगी 361, जो IIFL वेल्थ के नाम से भी जाना जाता था और करंट प्राइस उसका 672 है, टारगेट प्राइस रहेगा 760। तो ये एक टॉप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया के अंदर और जिस तरह की वेल्थ क्रिएशन हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रमोटर ड्रिवन हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा हमने सर्च देखा है, तो प्रमोटर्स जो अपना ऑफलोडिंग करते हैं स्टेक या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनकी जो वेल्थ क्रिएशन है उसमें बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हमने देखी है। और ये जो स्पेस है मैनेजमेंट, उसके अंदर AUM और जो फीस की इनकम है वो दोनों में एक बड़ा पोटेंशियल अपसाइड हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो गिने चुने टॉप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है उसके अंदर एक IIFL वेल्थ बहुत बड़ा नाम है और इसके अंदर एक टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। तो हमें लगता है कि पोजिशनल पिक के तौर पे इसमें काम करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 760। ओके, 680 पर आपको मिल रहा है, 760 का टारगेट आपको लगाना है। 361 वेल्थ, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। स्टॉक पर भी नजर, बाजार पर भी रखिए नजर। एक बार ऊपर से डिप जरूर आया था, वापस आप खरीदारी के मूड में देख रहे हैं और बाजार भी ऊपर आपको इस समय आते हुए दिख रहे हैं। वापस निफ्टी 21650 के ऊपर आ गया, ओपनिंग लेवल्स पर वापस है। यही और बैंक निफ्टी भी जैसे आपको लगेगा कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ से गिर जाएगा। मतलब 75 पॉइंट नीचे आने में टाइम नहीं लगाया, 50 पॉइंट बढ़ने में भी वापस टाइम नहीं लगाया। तो दोनों तरफ आप सपोर्ट पे लेंगे और आसान काम नहीं है कॉन्ट्रा ट्रेड करना। मैं सुबह कह रहा था 675 पे कौन बेच सकता है, 600 नहीं होगा आपसे, लगेगा 700 होगा, 750 होगा। नीचे में 600 आते लगता है अरे यार ये तो सुबह दे ही देना था, अब लगता है वापस एक बार 550 होगा या 500, वही चीज़ है। 500 मुश्किल काम है इंडेक्स में ट्रेड करना है, इसलिए बेहतर है स्टॉक्स पे फोकस करिए। स्टॉक्स पे माय गॉड, स्टॉक्स में देखिए अदानी ग्रुप के शेयर क्या भाग है। अदानी पोर्ट 5%, 1225। इवन अदानी एंटरप्राइज 3.5%। तो जहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वहाँ भरपूर है। अभी आपको मेहुल जी ने भी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन दिया है पोजिशनल पिक के तौर पर, तो ऐसे में मेहुल जी से जरा उनकी पोजिशनल पिक भी जान ली जाए। बताएं सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बाद क्या पसंद है आपको? और लीजिए मैं जी, अदानी और एनर्जी सॉल्यूशन भी आपका बात करते करते 30 रुपये ऊपर है, मेरे ख्याल से 1160 पर रिकमेंड किया था अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, और अभी दे रहा है, एक बार प्राइस लाइए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1190। क्या बात है, गजब का एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बताएं सर पोजिशनल पिक आपकी। सर जी, आज की जो पोजिशनल पिक है वो है अंबिका कॉटन 1700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 2100 का टारगेट रहेगा इस स्टॉक में। ये स्टॉक हमने पहले भी एसपीएल में कवर किया था 1400 के पास जून मंथ में, तभी हमारा टारगेट 1800 का था। अब 1800 आ गया। उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है, लॉन्ग ब्रेकआउट आया है और स्ट्रॉन्ग बनाया है काउंटर ने, न्यू 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। और रिसेंटली हमने देखा था कि स्टॉक है अक्षिता कॉटन और ये ब्रेकआउट आया है और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से काउंटर बहुत ही अच्छा है और 2100 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए पोजिशनल पिक के तौर पर।
ओके, तो ये है आपके लिए पोजिशनल पिक खरीदारी करने की राय अंबिका कॉटन में आती हुई। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा 1700 रुपये के आसपास का, और टारगेट जो बनेंगे 2100 के बनकर आएंगे, यहाँ करनी है खरीदारी। आइए शॉर्ट टर्म पिक भी थोड़ी देर में लेंगे, उससे पहले वक्त है न्यूज़ पर यूज़ सेगमेंट का, और साल 2024 के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हम बुला रहे हैं विशेष कंपनी को। आइए करते हैं स्वागत तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का। 1933 में हुई थी कंपनी की शुरुआत, और देश की सबसे बड़ी प्रीमियम ब्रांडी बनाने वाली ये कंपनी है, और इनके प्रोडक्ट्स में 15 से ज़्यादा ब्रांड्स शामिल है। कंपनी का ज़्यादातर कारोबार दक्षिण भारत में, 86% हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। 12 राज्यों में कंपनी के पास 19 प्लांट है, 4 यूनिट खुद, 15 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दाहनुकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर ने ग्रेजुएशन किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपको, तिलक नगर की पूरी टीम को, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। साल 2023 तो आपकी कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा, एक बड़ा टर्न अराउंड केस हमारे सामने आया है। ये बताएं सर, जो 2023 में एक टर्न अराउंड हुआ है, 2024 में कंपनी आगे किस तरफ बढ़ेगी, किस दिशा में और किस तेजी से? अनिल जी, अभी 2023 में जैसे आपने बताया कि टर्न अराउंड ऑलरेडी हो चुका है। जो हमारा कर्ज था, अभी वर्चुअली हम अभी उधार मुक्त, एक 12 महीने में हम उधार मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पश्चात उधार मुक्त होने के बाद जो कंपनी के कैश फ्लोज रहेंगे, वो डेट सर्विसिंग तो कुछ रहेगी नहीं। तो जो कैश फ्लो कंपनी को मिलेगा, वो कैश फ्लो भी पूरा हम बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे। जहां हमारी ब्रांडी में हम प्रीमियम पोजीशन में नंबर 1 में है, उसको हम कंसोलिडेट करेंगे। और फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नए प्रोडक्ट्स और नए सेगमेंट्स, नए ज्योग्राफीज में भी हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 साल का तो आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। अनिल जी, यदि आप देखते हो कि विश्व में, यदि आप देखते हो कि इंडिया का भी पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी बहुत बहुत कम है तो दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में, तो हमारे देश को अभी एक अच्छा 5-10 साल के लिए बहुत बढ़िया रनवे है, जहां लिकर कंपनीज एक्सपैंड कर सकती है, ग्रो कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अगला डेकेड तो लिकर कंपनीज के लिए काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि कर्ज मुक्त होने का इरादा, तो क्या ये समझा जाए कि 2024 में सर आपकी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी? जी, जैसे मैंने पहले भी शायद इस चैनल पे भी कहा है कि अगले मार्च 25 तक हमारा पूरा इरादा है कि हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अभी भी यदि आप देखते हो कि मार्च 24 में हमारा नेट डेट 100 करोड़ से भी नीचे रहेगा। तो पूरी ट्रेजेक्टरी बनी हुई है, कैश फ्लोज पॉजिटिव है, बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, तो आधा उधार मुक्त तो हम जरूर हो ही जाएंगे। बात अगर 100 करोड़ नेट डेट रहेगा फिर तो बड़ा आसान है आपके लिए। क्या यही वजह कि हाल ही में शायद पिछले हफ्ते में देख भी रहा था, एक खबर शायद आपकी क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड को लेकर भी आई थी, जरा बताएं कि क्या अपग्रेड हुआ है, क्या इसी वजह से अपग्रेड हुआ है? तो पहले अनिल जी, तो क्रेडिट रेटिंग तो 4-5 साल पहले तो कंपनी डिफॉल्ट स्टेटस में थी जी। तो अभी जैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग के पश्चात हमने इक्विटी के भी कई राउंड्स, 3 राउंड्स हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए, जिसमें 300 करोड़ से भी ज्यादा फंड्स कंपनी में इन्फ्यूज किए हैं। तो इसके पश्चात अभी कंपनी की ग्रोथ भी आ रही है, रेवेन्यूज भी अच्छे है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमारी रेटिंग अभी A- स्टेबल आउटलुक आई है। तो वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि जो कंपनी की डिफॉल्ट रेटिंग थी, तो अभी जो पहली रेटिंग हमारी आई है वो A- आई है। A-, और ये किसने दी रेटिंग, एजेंसी कौन है सर? तो हमारा अभी भी एक लोन चल रहा है बैंक के साथ, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन चल रहा है, तो उसके लिए रेटिंग करनी अनिवार्य थी, तो उसके वजह से वो रेटिंग हमने कराई थी। एक राय आपसे प्लेज शेयरों को लेकर भी लेना चाहता हूँ। आपने कुछ प्लेज कम की थी, जहाँ तक मुझे याद है, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी। अभी क्या स्टेटस है? क्या प्रोमोटर्स पूरी तरह से प्लेज फ्री हो चुके हैं, या फिर अभी भी थोड़ा कुछ है? अगर है तो क्या इरादा है आपका?
अनिल जी, मैंने जब पिछले बार आपके साथ मुलाकात हुई थी तो प्लेज कम हुआ था, और उस समय भी हमने निवेशकों को और दर्शकों को ये गाइडेंस दी थी कि मार्च 24 तक पूरी उम्मीद है कि प्रमोटर्स प्लेज मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पहले ही हम पूरे अभी प्लेज हमारा पूरा टोटल 100% अनप्लेज्ड है, और ये नवंबर में ही हो गया। नवंबर 2023 में हम पूरे शेयर्स अभी प्रमोटर्स के फ्री होल्डिंग में है। ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि 2024 में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा, प्राइस में क्या कहीं कोई बढ़ोतरी लेने के स्कोप आपको नजर आते हैं? तो प्राइस में अभी बढ़ोतरी लेने के स्कोप, जहां भी हमको प्राइस में बढ़ोतरी लेने के मौके मिलेंगे हम जरूर लेंगे। उसके अलावा जो हमारे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड एक्सटेंशन है मैंशन हाउस के, जैसे मैंशन हाउस चेंबर्स है, मैंशन हाउस फ्लैंडी है, उस पे भी हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो और प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, तो वहां भी फोकस है। उनके सेल्स भी अभी इंक्रीज हो रहे हैं, और ग्रेजुअली 2024 में हम नए स्टेज में भी वो प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी कमोडिटी प्राइसेस पे भी आउटलुक अभी स्टेबल है। जो पिछले साल में काफी कमोडिटी प्राइसेस में उथल फुथल हुई थी, तो वो अभी काफी कमोडिटी प्राइसेस की आउटलुक स्टेबल है। सिर्फ एक ईएनए का थोड़ा सा आउटलुक में हम कंफर्म कह नहीं सकते हैं, वहां कुछ स्टेबिलिटी दिख रही है, लेकिन उसके पश्चात जो कुछ भी हमारे इनपुट कॉस्ट है वो स्टेबल रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में हमारा एबिटा में एक्सपेंशन भी हो जाएगा। ओके, तो एबिटा एक्सपांशन की आप बात करें, क्या क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं सर? कितना एबिटा आप कर सकते हैं 2024 में? तो हम एक्यूरेट नंबर तो अनिल जी वो गाइडेंस तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन यदि मार्जिन की बात होती है तो इस साल में एबिटा मार्जिन 13-13.5% के रेंज में होगा, और हम आशा करते हैं कि अगले साल लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होना चाहिए एबिटा मार्जिन। ये दो चीज़ों पर राय और लेना चाहता हूँ। एक, क्या कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का इरादा है? और दूसरा, क्योंकि अब कंपनी आपकी कर्ज मुक्त होने की तैयारी में है और पुरानी आपकी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग होकर अब अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज आप बोल रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई नया कैपेक्स भी आप करने का सोच रहे हैं? अनिल जी, कैपेक्स की अभी कोई आशा नहीं है इमीडिएट फ्यूचर में, और नए प्रोडक्ट्स जैसे मैंने कहा कि एक मैंशन हाउस चेंबर्स जो हमारा एक प्रीमियम ब्रांडी है, हमने अभी फिलहाल ही 1 महीने पहले हमने पुडुचेरी में लॉन्च किया है। वो प्रोडक्ट हम अभी मोर स्टेट्स में उसका रोल आउट हो जाएगा 2024 में। और ये बिजनेस स्केल अप करने के लिए अनिल जी ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है। हमारे बॉटलिंग पार्टनर्स सब बहुत इस्टेब्लिश है और बहुत कई सालों से हमारा संबंध है। तो यदि सेल में पिकअप हो जाता है, सेल की डिमांड यदि बढ़ती है, तो हमारे बॉटलिंग पार्टनर्स जो है सहयोगी जो है वो हमें पूरा समर्थन देंगे डिमांड को मीट करने के लिए। तो बिजनेस स्केल अप करने के लिए मैं ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको एक मेंटेनेंस कैपेक्स जो है वो लगेगा, करीब 15 से 20 करोड़ की मेंटेनेंस कैपेक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2024 में। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आगे चलते हुए 2024 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक देते हुए। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही आपका 2024 में किस तरह की आगे आउटलुक कंपनी की रहेगी ये बताने के लिए शुक्रिया आपका। तो दीप, दो चीज़ें खास निकल कर आ रही है, तो प्लेज फ्री, दूसरा डेट फ्री होने वाला है। ऑलमोस्ट दोनों ही चीज़ों पर कंपनी मतलब एकदम मजबूती से आगे बढ़ चुकी है, तो ये बड़ा एडवांटेज है। मेरे ख्याल से हमारा कौन सा दिवाली ऑफर शेयर था, दिवाली ऑफर 3 नवंबर को दिया था 222 के लेवल पर। तब टारगेट दिए थे आपने 260, 290 और फिर 340। 290 का हाई बनाकर ये थोड़ा करेक्ट हुआ है, पर 202 टारगेट इसके। दो हाथ 340 वाला बात 340 वाला। लेकिन अभी जो बात की है मैनेजमेंट से, उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इसको एक बार मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, लेकिन इसको टाइम वाइज होल्ड करना मेरे को लग रहा था ये इस कैटेगरी में जाएगा। कम से कम ये 1 साल देना चाहिए। भले 340-350 का जो हमारा टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी लगभग समय दीजिए। लगता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होकर आ रही है उसका फ़ायदा शेयरहोल्डर्स को मिलेगा। तो आई थिंक साल भर के लिए आज से कम होल्ड कीजिए। और मैंने तो 1 ही साल का आउटलुक पूछा था, लेकिन एमडी साहब अगले 3 साल का भी बोल गए हल्के से। अगले 3 साल बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बिजनेस को लेकर क्लैरिटी हो और वो आपको नज़र आ रहा हो और जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नज़र आए, तो फिर आप टाइम वाइज होल्ड करिए।
क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एक चीज़ और नोटिस मैं कर रहा हूँ दीप, जी सर। आजकल ज़्यादातर मैनेजमेंट उनको ये कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस अच्छा रहेगा, तो बहुत एग्रेसिव नहीं बोलते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव बोल के ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बोलो और ज़्यादा करके दिखाओ। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसको साल भर तो कम से कम आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देना चाहिए, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद रिव्यू करते रहेंगे हर क्वार्टर में। मुझे इस बात की खुशी कि एक बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी वाला मामला बिल्कुल पकड़ में आया है, जहाँ पर किस तरह से नुकसान से रिस्ट्रक्चर होकर कंपनी, और अब आप देखिए रेटिंग अपग्रेड भी हो गया, डिफॉल्ट की रेटिंग से आप A- की रेटिंग पे आ गए। तो आई थिंक चीज़ें ठीक जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है। देखते हैं। आइए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। शानदार रिकवरी दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में बाजार में, डेज हाई पर पहुंचते हुए दीप, क्या कमाल हो रहा है। शुरुआती 1 घंटे में 1.5 घंटे में हाई भी बन गए, लो भी बन गए, और मतलब दोनों तरफ से फिर से नए हाई बन गए। 21,695 21,700 की तरफ तेजी से बढ़ा है। 21,665 के आसपास हाई बनाकर नीचे आया था, 675 के आसपास, वहाँ से सीधा 21,600 आया, वहाँ से सीधा क्या 100 पॉइंट की स्विंग हो रही है निफ्टी में, कमाल है। लेकिन दिक्कत वही कि आपको काउंटर ट्रेड करना पड़े, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में भी 47,600 के आसपास लो बनाकर 47,875 का हाई बनाकर डे हाई पर ट्रेड करते हुए बाजार इस वक्त तीनों ही इंडेक्स आपको 0.5% से ज़्यादा मजबूत दिखेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में आज मजबूती है, थोड़ी कंपेरेटिवली कम है। 100 पॉइंट पर स्मॉल कैप इंडेक्स है, 200 पॉइंट पर मिड कैप इंडेक्स आपको नजर आएंगे। इन सारे मजबूत शेयरों के बीच में भी एक कमजोर शेयर रिकॉर्ड बना रहा है, और वो है वागले साहब के रिकॉर्ड बनाता हूँ पॉलीकैप। वागले साहब को पॉलीकैप के लिए बधाई। उन्होंने कहा भी था कि 4,003 नहीं सॉरी कितना भाव है पॉलीकैप, कहाँ गया, हाँ 5,300 टूटने के बाद यहाँ पर बेचना चाहिए और नीचे जाएगा, और सारे टारगेट्स वागले साहब के हासिल हो चुके हैं। वागले साहब जरा अपडेट दें, क्या करना है। अनिल जी, अगर आपने डे ट्रेड लिया है तो लोगों ने कवर भी किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी 200 रुपये प्लस मिल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर भी बाय करने की मेरी सलाह नहीं। आपने बेचा है तो आप कवर कर सकते हैं। एक 5,000 का टारगेट है जो मुझे लगता है आना चाहिए। लॉन्ग जाने का कोई सवाल ही नहीं है, पैटर्न बहुत ज़्यादा वीक है, और ये क्लियर था जब 5,300 तोड़ा। हमने जब बात की थी 5,304-5 के लेवल्स थे, तो लोगों को अच्छा मुनाफा मिल रहा होगा एक आध घंटे के अंदर ही। तो प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठे, लॉन्ग बिल्कुल ना करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय, लॉन्ग तो ना करें, और लिया हुआ है तो शॉर्ट किया हुआ है तो प्रॉफिट बुक करके करें इंतज़ार। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारी खास सीरीज बजट और बाजार। बजट 2024 तेजी की गारंटी, हमारे ये बजट की खास पेशकश, और इसमें आज हम बजट और बाजार में बातचीत करने जा रहे हैं लक्ष्मी अय्यर जी से, जो CEO हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की। और आइए उनसे करते हैं मुलाकात। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि इस बार इंटरिम बजट होगा, लेकिन फिर भी बजट की अपनी इम्पोर्टेंस, अपना महत्व तो रहता ही है। बताएं कितना डायरेक्शन के लिहाज से बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए ये बजट इंपॉर्टेंट रहेगा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो सबसे पहले इंटरिम बजट जैसे आपने बताया, ऐसी कोई मेजर उम्मीद नहीं है इस बजट से, क्योंकि जो मेजर होगा वो मई के इलेक्शन के बाद, जो जुलाई वाला बजट होगा, वहां पे पूरा खुलासा होगा। लेकिन एक जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो शायद हमको खुलासा मिलेगा ये इंटरिम बजट में। तो अगर आप पूछोगे डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली कोई अनाउंसमेंट वगैरह आने की उम्मीद है, तो हमारे हिसाब से उसके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्शन तो फिस्कल डेफिसिट के कौन से आंकड़े होंगे, कितना उनको जरूरत होगा, उनकी कैपेक्स ग्रोथ वो किस तरफ जा रहा है, ये जो बारीकियां है उस पे थोड़ा बाजार शायद गौर फरमा सकती है। बट ऐसा कोई अर्थ शैटरिंग अनाउंसमेंट की हमको उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ओके, कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो जाए वैसा होना संभावना कम है, तो ये आपके लिए डायरेक्शन के तौर पर ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को ये लगता है भाई कि चुनाव के पहले का बजट है, तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो लोगों को थोड़ा वोट देने के लिए प्रभावित कर सके। तो क्या कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स आने की, ऐसे कुछ लोगों को पसंद आए ऐसी घोषणाएं होने की संभावना आप देखती हैं?
देखिए, अपना जो इंडिया का मैक्रो मोमेंटम काफी मजबूत है। जैसे रजनीकांत तो सभी जानते हैं, तो मैं कोलोकियली हमारी डीलिंग रूम में बताती हूँ, रजनी कांट रिटायर। इसका ये मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है कि इसका जो बढ़ावा है, अगर मोमेंटरी भी थोड़ा बहुत महंगाई के कारण थोड़ा बहुत मोमेंटम टूट जाता है मैक्रो का, वो दबने वाला तो है नहीं। तो इट इज अ टाइगर जिसकी दहाड़ हमारे हिसाब से सफर 2024 में भी बनी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया, केपेक्स ग्रोथ ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है इकोनॉमी के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ इनका क्या एटीट्यूड रहेगा, और कितना क्वांटम आउटले जिसकी हम बात करते हैं ये खर्चे के तौर पे वो कितना आएगा, और जो आमदनी जो आनी है वो जीडीपी से काफी लिंक्ड है, द हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया से भी लिंक्ड है, जिसके हेतु हम देख सकते हैं कि टैक्स में कितना बढ़ावा हो सकता है। ये सारी चीजों में थोड़ा डिटेलिंग हम देखना चाहेंगे। पॉपुलिस्ट मेजर, जैसे मैंने हवा का रुख अगर आपके साथ है, तो क्या आपको महंगाई को काबू में आप काफी हद तक लेके आ चुके हैं, तो क्या पॉपुलिस्ट मेजर की जरूरत है आज की तारीख में? मामूली सा कर सकते हैं जैसे, बट टैक्स कट्स वगैरह की जो उम्मीद की जा रही है वो शायद जरूरी ना हो फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पर। ठीक बात है। वैसे भी सरकार थोड़ी इस बात के लिए जानी भी नहीं जाती कि कोई इलेक्शन के लिहाज से बजट बनाए, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बजट को लेकर कई बार चिंतित भी रहते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, बजट के पहले क्या करें, बजट के बाद क्या करें। तो दो तरह के इन्वेस्टर, एक जो डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगाते हैं और दूसरा जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाते हैं। बजट के पहले क्या कोई कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है? यदि है तो क्या? तो इसके दो तरीके के उपाय हो सकते हैं। एक तो अगर आप आज नया पैसा लगा रहे हो शेयर बाजार में, तो क्या आप बजट को टाइम करके लगाना चाहोगे? ये टाइमिंग कोई नहीं कर सकता। मतलब हम बोलते हैं कि या तो एकदम जो बहुत ही लकी है या तो बहुत ही झूठा है, ये दोनों आपको टाइम करके लगाने की शायद व्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं, तो हमारा ये मानना है तो आप 50-60 रुपया बजट के पहले ही लगा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा हेज मैकेनिज्म बना रहता है कि समझो मोमेंटम छूट गया और थोड़ी बाजार में करेक्शन आती है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। पर ये हमारा मानना है कि जो बाजार में अगर करेक्शन भी आता है, तो वो एक हल्का सा यानी शैलो तरीके का करेक्शन होगा, और वो जो डिप होता है वहां पे आप और सौदा लगा सकते हो। और दूसरी चीज जो याद रखनी जरूरी है, ये जो आप पैसा लगा रहे हो उसमें जो काफी आपका जो टिल्ट होना चाहिए वो लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए। कम से कम 75 से 80% जो आप लगा रहे हो पैसा, आप वो लार्ज कैप के क्षेत्र में लगाइए, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जो भी आपकी गरज हो, और जो बाकी का पैसा है वो आप मिड कैप में लगाइएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी रणनीति आप बजट के पहले डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अच्छी बात आपने बताई कि बजट के पहले आप प्लानिंग इस तरह से करें, और बजट को लेकर है आप इन्वेस्टमेंट ना बनाएं, बने रहें, डटे रहें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि नए साल में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है लक्ष्मी जी, तो एक बार पूरे साल भर का भी आपसे आउटलुक लेना चाहता हूँ। 2023 तो बहुत ही शानदार रहा हमारे बाजारों के लिए। 2024 पूरे साल भर के लिहाज से आपका क्या व्यू है? दो तीन चीजें बहुत अहम है हमारे बाजार के लिए, और ना कि शेयर बाजार के लिए, बट ये पूरी इकोनॉमी के लिए लागू होती है। और ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि 2024 में 23 का जो कैलेंडर ईयर अब खत्म हुआ है, वहां पे हमने तकरीबन 2,15,000 करोड़ का नेट इनफ्लो देखा, जो कि विदेशी निवेशक है उन्होंने पैसे लगाए शेयर बाजार और डेट मार्केट मिलाकर। ऐसा जो अमाउंट देखा है आपने पिछली बारी देखा था 2014 में, यानी 11 साल या 10 साल के बाद आपने ऐसा मोमेंटम देखा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो दहाड़ है, ये जो एफपीआई का पैसा आ रहा है, इसका जो रुख है पॉजिटिविटी की तरफ ही हमको दिखाई दे रहा है, और 2024 में भी हमारा ये मानना है कि ये सफर उनका बरकरार रहेगा। तो वो एक ट्रेंड हमको क्लियरली दिख रहा है। और अगर हमने कच्चे तेल के दाम में अगर बहुत ज्यादा मजबूती नहीं देखी, जो कि हमारा बेस केस व्यू है आज की तारीख में, तो इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगा। तो ये बाजार में जो हल्का सा डीरेटिंग, जो अर्निंग्स की डीग्रोथ की बात हो रही है, वो भी हमारे हिसाब से नहीं होगा। सो नो सरप्राइज ऑन द अपसाइड,
वो भले आप ना देखें, लेकिन अगर डाउनसाइड रिवीजन ना भी हो तो ये दो ट्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और अभी तो ठीक है, अर्निंग्स का सिलसिला जस्ट शुरू हुआ है। हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स का मोमेंटम आज की तारीख में भी तेजी में है, और जो मैक्रो और माइक्रो का जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी आई थिंक अगले पड़ाव तक मेरे हिसाब से बाजार को ले जाएगी। बिल्कुल, तो आपने एकदम बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दिया है तेजी की तरफ, और रीजन भी आपके पास बेहद मजबूत हैं क्यों बाजार में 2024 भी अच्छा साल साबित हो सकता है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों को बजट के लिहाज से और बाजार के लिहाज से अपना डायरेक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। आइए, बाजार 21,700 के आसपास डे हाई पर ट्रेड हुए दिख रहे हैं, बढ़िया एक्शन में है, और बैंक निफ्टी अब पीछे से तेज दौड़ लगाकर आगे निकलता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी को ऐसा लग रहा है कि मुझे निफ्टी से आगे निकलना है। पहले मुझे हल्का भी बैंक निफ्टी ज़्यादा था, हल्का भी ज़्यादा था, तो अब और आज हम कह रहे थे शॉर्ट कवरिंग आएगी ही हाँ, तो क्या होता है कभी कभी ना, वो एक आध शब्द एक आध सेंटेंस वो इतना काम आता है। कल भी मैं किसी एक प्रोग्राम में था शाम को, तो ये चीज़ें लोगों को याद रह जाती है, फिर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ बराबर है, उससे क्या है फिर वो उनके दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, कि भाई शेयर बेचना मत, पाप लगेगा है ना। तो तब लगता है, मतलब फिर लोगों को लगता है हाँ जल्दी बेच के गलती कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है, दिन में 50 चीज़ें बोलते, कभी न कभी कोई न कोई चीज़ तो सही, कभी न कभी कोई न कोई चीज़ तो पड़ेगी, हो तो आप दिन में 10 बार बोल दो, कोई तो निकलेगा ही। लेकिन बार बार जिसको जो बजा के बोलते हैं वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस वाली बात है। इसलिए हम बोलते हैं कई बार टाइम वाइज इसको होल्ड करो, प्राइस वाइज मत करो, कई बार होल्ड इज और बोल्ड को होल्ड, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। एक रीसेंट रिकमेंडेशन आपकी जो अच्छी कर रही है, उसी से याद आया, पतंजलि फूड, जरा इस पर भी नजर डाल देते हैं। 1595 पर रेकमेंड किया था स्टॉक ऑफ द ईयर, 4 जनवरी को ये दिया था पिक ऑफ द ईयर में, वहाँ से 100 रुपये ऊपर आज है। और दीप, सबसे बढ़िया बात है कि आराम से मिल रहा था। हाँ। हमने रिकमेंडेशन किया, उस प्राइस से नीचे भी 1550 1560 तक भी आराम से मिल रहा था, और मैंने कहा भी था कि इसको आप SIP के तौर पर लेते रहे। जो स्टॉक जिस दिन रिकमेंड हो तेज़ी से भाग जाए, देखो भी मत, दिमाग ही मत लगाओ, वापस आराम से सब मिलता है, सब। इवन कैनरा बैंक वगैरह हमने जैसे कल के फॉल में वापस नीचे, ऑफकोर्स जो प्राइस रिकमेंड किया उससे थोड़ा ऊपर है, बट फिर भी आपको हर स्टॉक आपको वापस नीचे में मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। और जब आपको आराम से ख़राब मार्केट में मिले, तो कितना हो गया आज पतंजलि? 1690। ओ 1695 एग्जैक्टली रिकमेंडेड लेवल। अभी भी मंगाए तो पहाड़ अभी बनाया है इन्होंने, अभी बनाया। देखिए बढ़िया मोबाइल बेचने का मेरे ख्याल से 1800 2200 3 टारगेट है। इसके टारगेट मुझे याद रह गए, क्योंकि मैंने ऐसे इस तरह से दिए थे कि मुझे ही याद रह जाए। 1950 नहीं, अच्छा अलग है क्या है? इसके अलग, हाँ इसके थे 1950 2200 2500। ओ 1950, तो फिर मुझे याद नहीं, फिर किसी और के याद रह गए। आई थिंक पहले किसी रिकमेंडेशन प्राइस पे बोला होगा। 1950 का पहला टारगेट है, जिसके लिए डेफिनेटली होल्ड करें। पतंजलि फूड्स कमाल करने को तैयार है इस वक्त। आइए, शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त। हेमंत सर बताएंगे अपनी शॉर्ट टर्म पिक 361 वेल्थ मैनेजमेंट के बाद। बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक है पूना वाला फिनकॉप, टारगेट प्राइस रहेगा 530। NBFC सेक्टर के अंदर हमने बीच में थोड़ा सा एक नरमी देखी थी, जब RBI ने अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर जो रिस्क वेट है वो बढ़ा दिया था। उसके बाद हम थोड़ी सी रिलीफ देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये क्वार्टरली नतीजे जो है वो पूना वाला फिनकॉप के काफी अच्छे रहेंगे। लगभग 30-35% की अर्निंग्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हम देख रहे हैं। और जिस तरह की मैनेजमेंट टीम और टेक्नोलॉजी की लेवरेजिंग करके जो काम कर रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट NIM 10% के हैं, तो वो हिसाब से हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश किया जा सकता है। टारगेट प्राइस 530। ओके, तो पूना वाला फिनकॉप यहाँ पर आप खरीदारी करें 530 के टारगेट्स के लिए। यह है हेमंत सर की राय। आइए 10 की कमाई ली जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। देखिए 10 की कमाई में दीपांशु, जो स्टॉक आज मैंने और राकेश जी ने फिर एक बार चुना है वो है CESC, जिसको नीचे के लेवल्स पर और बहुत मौके पर मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में इस पर खरीदारी की राय दी। उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी, और अब हमें लगता है कि किसी करेक्शन में इस पे दोबारा से आपको री एंट्री करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें, और जो वापस से इसमें री एंट्री का मौका ढूंढ रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें गिरावट में अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो मौजूदा स्तरों से भी अच्छा अपसाइड बनने की पूरी संभावना चार्ट पर है। ओवर टू राकेश।
दीपांशु, इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 78, 85, 93 तीन लेवल्स पे रिकमेंड किया था। अनचार्टेड टेरिटरी पे है और अब रिकमेंड करने का कारण है कंपनी को मिला है एक नया ऑर्डर 10,500 मेगावाट पर एनएम का ग्रीन पावर फैसिलिटी का प्लांट सेट करने का, और ये ऑर्डर मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से मिला है और एक री-रेटिंग का कैंडिडेट है। 185 के टारगेट के लिए इन्हीं स्तरों पर सीईएससी में निवेश की राय है। 185 का रखें, बड़ा लक्ष्य खरीदारी करें। CESC हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है ये स्टॉक और जबरदस्त सेक्शन में रहा है। और जबरदस्त सेक्शन में एक स्टॉक है जो 2023 में था और 2024 में उसी एक्शन को उसी स्पीड से आगे बढ़ा था। टाटा मोटर्स नया लाइफ हाई आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त टाटा मोटर्स में बनता हुआ दिख रहा है। पेश किया जाए टाटा मोटर्स, वाह वाह क्या बात है, हाइज पर हाइज, हाइज पर हाइज, 800 के पार फिर से। इसका भी पहाड़ देखो क्या बना है आज का। और टाटा मोटर्स में नया हाई क्यों बना है 800 के पार इसकी वजह समझ लीजिए। और 2023 में एकमात्र स्टॉक ऐसा था जो निफ्टी में होने के बावजूद डबल हुआ है। और हमारी 1 जनवरी की रिकमेंडेशन लिस्ट में 3 स्टॉक थे वायदा कारोबार से, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन और DLF, तीनों ने कमाल किया है। आइए टाटा मोटर्स लेकिन आज क्यों नया हाई बना रहा है ये तो कुशल ही बता सकते हैं। कुशल बताइए। सर, नया हाई बनाने की सबसे बड़ी वजह बन रही है जो इनकी तीसरी तिमाही में JLR की बिक्री आती हुई दिखी है होलसेल, वो अपने आप में काफ़ी शानदार रही है। इनफैक्ट 11 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने तीसरी तिमाही में JLR होलसेल बिक्री की है और 1 लाख यूनिट्स के पार ये पहली बार पहुँचते हुए दिख रहे हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर JLR का किस कदर कंट्रीब्यूशन रहता है ओवरऑल कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर में, और जिस तरह से यहाँ पर 27% की ग्रोथ हुई है वो काफ़ी बेहतरीन है। और इनके जो 3 मॉडल्स हैं, डिफेंडर, रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट्स, ये कमाल करते हुए दिख रहे हैं। और खासकर अगर आप रेंज रोवर स्पोर्ट्स की बात करें तो होलसेल बिक्री के लिहाज से यहाँ पर ऑलमोस्ट वाई बेसिस पर तीसरी तिमाही में 49% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि जो सप्लाई चेन कंसर्न्स थे, जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे, वो लगातार सुधर रहे हैं। और इस बारी तो इनकी जो ऑर्डर बुक थी पिछली तिमाही में करीबन 1.68 लाख यूनिट्स की, वो अब 1.48 लाख यूनिट्स रह गई है। और इसी तिमाही में ये 20,000 यूनिट्स जो है एक शॉट में यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक कम होती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है इससे ये इंडिकेशंस बन रहे हैं कि जो ऑर्डर बुक ऑलरेडी है इनकी, उसमें डिलीवरीज बहुत फास्ट हो रही है और आगे चलकर जो नई ग्रोथ है, जो नई सेल्स हैं, वो भी कंपनी की बढ़ रही है। और इसी कारण से जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज, वो काफ़ी अच्छा इन्होंने टारगेट अपग्रेड किया है। मॉर्गन स्टैनली ने 782 से 890 रुपए के टारगेट दिए हैं, पर जेफरीज उससे भी आगे 950 रुपए के अब लक्ष्य देते हुए दिख रहे हैं। पिछला टारगेट इनका 800 रुपए का था जो आज ही अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो 950 रुपए के अब नए फ्रेश टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कारणवश आगे जो Q3 आएगा, अभी जो नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस ये भी बन रही है कि इसके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा और भी बेहतर रह सकते हैं। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है और भी बढ़िया संकेत इस काउंटर के लिए आ रहे हैं। हमारे पिछले साल की रिकमेंडेशन डबल भी हुआ था रिकमेंडेड प्राइस से और उसके बाद भी ज़बरदस्त मोमेंटम है। 800 के ऊपर अब आपके लिए ट्रेड कर रहा है और नए टारगेट 950 के जेफरीज के, मॉर्गन स्टैनली 890 के आपको यहाँ पर दे रहा है। ज़बरदस्त फॉर्म में ये काउंटर बना भी हुआ है। हिमांग सर, टाटा मोटर्स कोई राय आपकी सर? लगातार हाइस पर हाई स्केल कर रहा है। अच्छा माफ कीजिए, हिमांग सर के साथ हमारा थोड़ा कनेक्शन रुक गया, बट नॉनदलेस नजर रखिए इस पर, बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर आपको दिख रहा है। आइए मेहुल जी से उनकी शॉर्ट टर्म पिक भी ली जाए। मेहुल जी बताएं आपकी शॉर्ट टर्म कॉल। दीपांशु, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये 485 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 460 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। 535 का टारगेट रहेगा। एक टाइम था 800 के पास से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से करेक्शन आया और तकरीबन 400 के पास चला गया। 1.5 साल तक ये करेक्शन चला, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ, बॉटम आउट हो चुका काउंटर, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट पे नियर 400। तो ऐसा लगता है बेस तो बन गया है, अब ये फिर से एक रिकवरी की शुरुआत कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स खरीदने की सलाह रहेगी। 535 का टारगेट, 460 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए मेहुल जी की तरफ से खरीदारी करने के लिए आती हुई आपके लिए बोरोसिल रिन्यूएबल्स में। आइए समापन समारोह आज के सुबह के शो का। डे हाइस के आसपास बाजार 21,700 के बेहद करीब, निफ्टी पर 250 पॉइंट। हाँ भाई, कल कितने गिरे थे? वापस आ गए ना पूरा 197 गिरे थे, 177 वापस आ गए, 20 पॉइंट बचे, कर लेंगे। 583 अंक सेंसेक्स ऊपर है और निफ्टी 700 पॉइंट घटा था, 708 पॉइंट। बैंक निफ्टी का 400 पॉइंट कवर हो चुका है।
फिर भी अच्छी रिकवरी मारी जाएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी जिंदाबाद है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बिल्कुल। विदा लेने का वक्त है कुणाल जी से, राकेश जी से, वागले साहब से और सुमित जी से। कितना भी हो, कुछ भी हो, विदा लेने के वक्त जो मुस्कुराहट सुमित जी की उसका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता जो होती है, और सुमित जी का यही बचपन बना रहे, हमारी यही शुभकामनाएं। ये तो लोग बचपन में सोचते कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, बड़े होने के बाद सोचते हैं कब वापस काश बचपन फिर लौटा है। तो सुमित जी एकदम परफेक्ट लेवल स्टेज पे अभी, दोनों के बीचों बीच में परफेक्ट एंजॉइंग, वो क्या बोलते हैं, दोनों जहान का फायदा उठाने क्या, both of the worlds, benefit of both worlds। जी कुणाल जी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अनिल जी सुमित जी का तो चलिए बनता है। अनिल जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 55 की उम्र में बचपन मना रहे हैं। अनिल जी उनका क्या हो? अनिल जी 55 के ऊपर तो एक वागले साहब भी हैं, और कौन? अनिल जी देखिए, अनिल जी दोपहर के शो में बताता हूँ अनिल जी कौन है। ओके, काउंट करना पड़ेगा, बहुत लंबी गिनती है, टाइम लगा। जी कुणाल जी, जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, वो जो आज आपने छोड़ दिया ना कुणाल जी को, क्या क्या जब ये बोल रहे थे सर्दी बहुत है, जब चाय मांगो तो मिल जाती है, हाँ। सर्दी के नाम पर, तो अनिल जी वो छोड़ दिया, आपने बोला नहीं कि कुणाल जी बोलते हैं बर्तन तब साफ करूंगा जब चाय मिलेगी, कपड़े तब धोऊंगा जब चाय मिलेंगी। तो अनिल जी वही खुशी है वो इनकी निकल रही है, अब ये बच गए अनिल जी आज सुबह। नहीं खुशी तो देखो, हर सिचुएशन में आदमी को खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा काम वो तो करना ही है। हाँ। चाहे मिले ना मिले, तो मिल रही है, कर रहे तो खुश होना बनता है कुणाल जी का। चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ करेंगे शो का समापन। मुझे दीप को इजाजत दीजिए, देश के प्रति सम्मान के साथ शो का होगा समापन। आइए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.